ठीक है। पहला है सेल मेम्ब्रेन की बेसिक्स और उसे पढ़ने के लिए आरबीसी क्यों यूज करते हैं, और दूसरा है प्रोटीन लिपिड रेशियो। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है सिलेक्टिवली परमेबल होना। इसका मतलब है ये हर मॉलिक्यूल को अंदर या बाहर जाने नहीं देती, सिर्फ जरूरी चीजों को ही अनुमति देती है। सोसाइटी गेट वाला एग्जाम्पल याद रखो। जैसे सिक्योरिटी गार्ड डिसाइड करता है कौन अंदर आएगा, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी डिसाइड करती है कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी होती है, यानी सेल थोड़ी बहुत शेप चेंज कर सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर तब समझ आई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। 1950 के बाद ही इसकी स्ट्रक्चर समझी गई। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और नीट में पूछी भी जा चुकी है। अब सवाल है, मेम्ब्रेन स्टडी के लिए मैच्योर मेमेरियन आरबीसी ही क्यों? अगर हम लिवर सेल को तोड़ेंगे तो उसके साथ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी ऑर्गेनल्स भी आ जाएंगे। सैंपल कंटामिनेट हो जाएगा। लेकिन मैच्योर मेमेरियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, कोई मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल भी नहीं होता। तो जब इसे तोड़ा जाता है तो लगभग सिर्फ मेम्ब्रेन ही बचती है। यही गोस्ट सेल कहलाता है। गोस्ट सेल मतलब मेम्ब्रेन है लेकिन अंदर का कंटेंट नहीं है। याद रखने की ट्रिक भी है। आरबीसी गोस्ट सेल फैक्ट्री, नो न्यूक्लियस, नो कंटामिनेशन, इजी स्टडी। अब सेकेंड टॉपिक, प्रोटीन लिपिड रेशियो। सभी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स मेनली लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती हैं, लेकिन इनका रेशियो हर मेम्ब्रेन में सेम नहीं होता। सैंडविच सोचो, ब्रेड और फिलिंग दोनों होती हैं, लेकिन कभी फिलिंग ज़्यादा होती है, कभी कम। वैसे ही किसी मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज़्यादा हो सकता है, किसी में लिपिड ज़्यादा हो सकता है। अब डेटा याद रखने वाला हिस्सा, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन में लगभग 52% प्रोटीन, 40% लिपिड होता है और बाकी लगभग 8% अदर कंपोनेंट्स होते हैं। माइलिन शीट्स में 70 to 80% लिपिड होता है। ये नंबर एनसीईआरटी में दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन और लिपिड के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और एनिमल सेल्स में कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है। तो ओवरऑल याद रखो, जिसे फॉस्फोग्लिसराइड भी कहते हैं, इसकी शेप माचिस की तिल्ली जैसी होती है, ऊपर हेड और नीचे टेल। हेड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए वह पोलर होता है और पोलर चीजें पानी से प्यार करती हैं। तो हेड हो गया हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। अब टेल देखो, टेल सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन से बनी होती है, कोई चार्ज नहीं, तो ये नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर चीजें पानी से दूर भागती हैं, इसीलिए ये हाइड्रोफोबिक होती है। यानी एक ही मॉलिक्यूल में एक भाग पानी पसंद करता है और दूसरा पानी से बचता है। अगर इसे दिमाग में इमेजिन करो तो एक माचिस की तीली सोचो, ऊपर का सिरा पानी में खुश, नीचे की टेल पानी से दूर। अब यहाँ एक और लाइन बहुत ज़रूरी है। टेल अक्सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है, कभी कभी अनसैचुरेटेड भी मिल सकती है। वाटर खुद भी पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए वह पोलर हेड को अट्रैक्ट करता है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। जब इतने सारे फॉस्फोलिपिड्स एक साथ होते हैं तो वो अपने आप को कैसे जमाती हैं? सेल के बाहर भी पानी है और अंदर साइटोप्लाज्म भी पानी बेस्ड है। तो हर फॉस्फोलिपिड ऐसा अरेंज हो जाता है कि दोनों तरफ उसके हेड्स पानी की तरफ रहें और टेल्स बीच में एक दूसरे की तरफ मुड़ जाएं। इसे बैक टू बैक या पीठ से पीठ वाला अरेंजमेंट सोचो। यही अरेंजमेंट लिपिड बाइलेयर कहलाता है। बाय मतलब दो, यानी दो परतें। दो फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर्स मिलकर एक लिपिड बाइलेयर बनाते हैं और यही सेल मेम्ब्रेन की फाउंडेशन है। यही सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है। कोई फोर्स नहीं लगती, ये अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से खुद ब खुद इस तरह जम जाते हैं। पूरा पेज यही कहता है, हेड पोलर और हाइड्रोफिलिक, टेल नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, और इनका बैक टू बैक अरेंजमेंट ही सेल मेम्ब्रेन का बेस है। अगर ये एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया तो आगे का पूरा मॉडल आसान हो जाएगा। और नीट में इन पर सवाल सीधे कॉन्सेप्ट से आते हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, पेरिफेरल और इंटेग्रल। पेरिफेरल प्रोटीन्स बस सतह पर हल्के से चिपके होते हैं, जैसे कोई स्टिकर। इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है, इसी वजह से इन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं। इसके उलट इंटेग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर धंसे होते हैं।
इन्हें निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए इन्हें इंट्रिंसिक कहा जाता है। इंटेग्रल प्रोटीन्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ सिर्फ एक ही लेयर तक जाते हैं और कुछ पूरी लिपिड बाइलेयर को पार कर जाते हैं। जो पूरी तरह पार करते हैं उन्हें ही कई नामों से याद रखा जाता है। टनल प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, परमीज, ये सब असल में एक ही टाइप के प्रोटीन के अलग अलग नाम है। याद रखने की ट्रिक है TCTP। अब आते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल पर, जिसे सबसे ज्यादा माना जाता है। 1972 में सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल दिया। फ्लूइड का मतलब है कि लिपिड्स बिल्कुल सख्त नहीं है बल्कि थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, एक तरह का सेमी क्वाजी फ्लूइड जैसा माध्यम। मोज़ैक का मतलब है तरह तरह के प्रोटीन्स अलग अलग जगह जड़े हुए हैं। इसे ऐसे सोचो जैसे समुद्र में आइसबर्ग तैर रहे हों। यहाँ लिपिड समुद्र है और प्रोटीन्स आइसबर्ग है। प्रोटीन्स वहाँ फिक्स नहीं है, अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात, मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक होती है, मतलब दोनों सतह जैसी नहीं है। खासकर कार्बोहाइड्रेट सिर्फ बाहरी सतह पर होते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। अंदर की तरफ कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। और याद रखो, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल मेम्ब्रेन में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं। एक छोटी सी ट्रिक, 1972 याद रखो, सिंगर निकोलसन ईयर। अगर ये पूरा पेज दिमाग में साफ बैठ गया तो सेल मेम्ब्रेन का पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना। में दिखाए गए मूवमेंट्स देखो। डायग्राम में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सिर्फ आउटर लेयर पर होते हैं। बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है जो बाइलेयर को वैसे ही मजबूती देता है जैसे बिल्डिंग में सपोर्ट बीम देती है। अब मूवमेंट की बात करो। दो तरह की मूवमेंट होती है। पहली है लैटरल मूवमेंट। इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स अपनी उसी लेयर के अंदर दाएं बाएं घूम सकते हैं, यानी लेयर नहीं बदलते, बस उसी सतह पर इधर उधर सरकते हैं। दूसरी है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसमें मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरी लेयर में चला जाए। लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी बात है कि लिपिड्स में फ्लिप फ्लॉप बहुत रेयर होता है और प्रोटीन्स कभी भी फ्लिप फ्लॉप नहीं करते। इस फैक्ट को अक्सर सीधे प्रश्न में पूछा जाता है। एक आसान ट्रिक याद रखो, लैटरल यानी लूज दोनों घूम सकते हैं, लेकिन फ्लिप फ्लॉप लिपिड में रेयर, प्रोटीन में कभी नहीं। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। मेम्ब्रेन सिर्फ बाधा नहीं है, इसके 6 बड़े काम हैं। एक, सेल ग्रोथ में मदद करना। दो, सेल डिवीजन में भूमिका निभाना। तीन, एंडोसाइटोसिस यानी बाहर की चीज को सेल के अंदर लेना। चार, सिक्रीशन यानी अंदर बनी चीज को बाहर भेजना। पांच, इंटरसेलुलर जंक्शन बनाना, जैसे दो सेल्स की मेम्ब्रेन जिप की तरह जुड़ते हैं। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट यानी मॉलिक्यूल्स का अंदर बाहर जाना। यही आगे पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस बनेगा, इसीलिए इसे ध्यान से पकड़ लो। अगर ये पूरा पेज क्लियर हो गया तो मूवमेंट्स और फंक्शन से जुड़े ज्यादातर नीड क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। के फंक्शंस, यहाँ जोर इस बात पर है कि मेम्ब्रेन सिर्फ बैरियर नहीं है, इसके बहुत सारे काम हैं, जैसे ग्रोथ, सेल डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, इंटरसेलुलर जंक्शन और ट्रांसपोर्ट। अब याद रखो, एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा काम मेम्ब्रेन करता है, तो इन सबको एक साथ दिमाग में रखो, क्योंकि कभी भी एक लाइन उठाकर पूछ लेते हैं। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, जो NCERT आधारित लाइन बाय लाइन है। सबसे पहली लाइन, Molecules can move across the membrane without any energy। इसका मतलब है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें सेल को कोई ATP या एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। अब अगला पॉइंट, सच मूवमेंट्स आर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। जो पहाड़ी से नीचे उतरना खुद ब खुद हो जाता है, धक्का नहीं लगाना पड़ता। इस तरह की मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। जब तक हाई से लो की तरफ जा रहा है, सेल को कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ तीन चीजें बांध लो, बिना एनर्जी, हाई से लो और नाम है डिफ्यूजन। अब ये लाइनें इसी पर बिल्ड करेंगी, तो पहले इस हिस्से को पक्का कर लो। अब बोलो, यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब तक हमने समझा कि बिना एनर्जी के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सारे मॉलिक्यूल्स एक ही तरीके से निकलते हैं? नहीं, यहाँ से डिफरेंट तरीके शुरू होते हैं। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, छोटे और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स सीधे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पार कर लेते हैं। ना कोई प्रोटीन चाहिए, ना कोई एनर्जी। अब
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट शब्द को अच्छे से समझ लो। अगर सेल के बाहर किसी पदार्थ के 100 मॉलिक्यूल्स हैं और अंदर सिर्फ 10, तो बाहर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर लो। जब तक ये फर्क बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स अपने आप हाई से लो की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस प्रक्रिया में सेल को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो फिर से याद करो, पैसिव इसका मतलब ये रिजिड नहीं है, प्रोटीन्स इसमें फिक्स होकर नहीं बैठे हैं, बल्कि वे लेटरल यानी साइड में मूव कर सकते हैं। यही मूवमेंट मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहलाता है। अब ये फ्लूइडिटी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल ग्रोथ होना है, जंक्शंस बनाने हैं, सेल को सिग्नल भेजने हैं, सिक्रीशन करना है, एंडोसाइटोसिस करना है, सेल डिवीजन करना है। ये सब तभी पॉसिबल है जब मेम्ब्रेन थोड़ी फ्लेक्सिबल रहे और स्टैटिक ना हो। अब आते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर। इस पेज पर दो टाइप दिए गए हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी नहीं लगता। मॉलिक्यूल हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, यानी अपने आप ढलान के साथ बिना धक्का दिए। इसे सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस भी इसी का हिस्सा है, जहां सिर्फ पानी डिफ्यूज करता है हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ। अब कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स लिपिड बाइलेयर को सीधे पार नहीं कर सकते, तो वहां कैरियर प्रोटीन्स मदद करते हैं। इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ भी एटीपी नहीं लगता। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो, जहां चीजें उल्टी दिशा में जाती हैं, यानी लो से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ। ये अपहिल जाना है तो यहाँ एटीपी यानी एनर्जी लगती है। क्लासिक एग्जाम्पल है ना के पंप, जो आयंस को ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाता है। डायग्राम में फ्लूइड मॉजिक मॉडल भी दिखाया है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल, अंदर दस इंटीग्रल प्रोटीन्स, ऊपर सरफेस पर पेरिफेरल प्रोटीन्स और बाहर की तरफ शुगर चेन्स। तो पूरे पेज का कोर यही है, मेम्ब्रेन फ्लूइड है, इसलिए प्रोटीन्स मूव कर पाते हैं और सेल अपने फंक्शन स्मूथली कर पाता है। और मॉलिक्यूल्स या तो बिना एनर्जी के डाउनहिल जाएंगे या फिर एनर्जी लेकर अपहिल। यही एलसीईआरटी का पूरा फ्लो है। वॉल एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल्स और फंगी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट हो कि यही है, सेल वॉल नॉन लिविंग होती है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है। अब इसके फंक्शंस: पहला, सेल को शेप देना। दूसरा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन। तीसरा, सेल टू सेल इंटरेक्शन में मदद। और चौथा, अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर जाने से रोकना, एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह। और डायग्राम में याद रखो, ट्रांसपोर्ट वाया प्लाज्मोडेस्माटा भी एक की पॉइंट है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन पर। आल्गे में सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस और कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से, जबकि अदर प्लांट्स में ये होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन से। अब लेयर समझो। प्राइमरी वॉल यंग प्लांट सेल्स में होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ग्रोथ होने देती है। जब सेल मैच्योर होने लगता है और बढ़ना कम हो जाता है, तब उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनती है जो ज्यादा मजबूत और रिजिड होती है। अब मिडिल लैमेला, ये दो नेबरिंग प्लांट सेल्स के बीच की लेयर होती है। ये मेनली कैल्शियम पेक्टाइड से बनी होती है और दो सेल्स को जोड़ने वाले सीमेंट की तरह काम करती है। अब आते हैं प्लाज्मोडेस्माटा पर। सेल वॉल और मिडिल लैमेला के थ्रू छोटे छोटे चैनल्स होते हैं जो दो पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ देते हैं। इसका सिंपल मतलब, एक सेल का मटेरियल डायरेक्टली दूसरी सेल में जा सकता है। डायग्राम में इसे दो हाउसेस और सीक्रेट टनल से कंपेयर किया गया है। बाउंड्री अलग, लेकिन बीच में एक रास्ता जो दोनों को जोड़ रहा है। बुक लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल वॉल एंड मिडल lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells. अब नीचे दिया गया इंपॉर्टेंट रिमाइंडर देखो। सेल वॉल नॉन लिविंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग है। ये स्टेटमेंट एग्जाम में ट्रैप की तरह आता है। अब दूसरी बड़ी हेडिंग, अगेंस्ट ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट। अगर मॉलिक्यूल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एनर्जी नहीं लगती। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तो ये नेचुरल ग्रेडियंट के खिलाफ होता है।
इसीलिए सेल को एटीपी खर्च करनी पड़ती है। इसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Na के नम सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। एटीपी का यूज करके 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर। क्विक रिकैप याद रखो, प्राइमरी वॉल यंग होती है, मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट की ग्लू है, प्लाज्मोडेस्मेटा सेल को जोड़ते हैं, algae और प्लांट्स की कॉम्पोजिशन अलग होती है, और प्लाज्मोडेस्मेटा वाली बुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रिटिकल क्वेश्चन यही पूछता है, अगर मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? जवाब एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसका क्लासिक एग्जाम्पल Na के न्यूम पंप है। बस इसी फ्लो में याद रखोगे तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल सिंगर और निकोलसन ने दिया था, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मतलब चीजें हिलजुल सकती है, और मोज़ेक मतलब अलग अलग टुकड़े मिलकर एक पैटर्न बना रहे हैं। यहाँ लिपिड समुद्र जैसे हैं और प्रोटीन्स उसमें तैरते आइसबर्ग्स जैसे। याद रखने की ट्रिक यही है, लिपिड बाइलेयर समुद्र, प्रोटीन्स आइसबर्ग्स। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात करें तो हर फॉस्फोलिपिड के 2 हिस्से होते हैं, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। हेड पानी पसंद करता है, इसलिए बाहर की तरफ रहता है, और टेल पानी से बचती है, इसलिए अंदर ही अंदर छुपी रहती है। सिंपल याद रखो, हेड बाहर, टेल अंदर। अब प्रोटीन 2 तरह के होते हैं, इंटीग्रल या टनल प्रोटीन जो मेम्ब्रेन को आर पार क्रॉस करते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो सतह पर चिपके होते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स सिर्फ आउटर साइड पर होते हैं, अंदर नहीं, इसीलिए मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल है। इन शुगर चेन्स को सेल का आईडी कार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि यही सेल की पहचान कराते हैं। एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, जबकि प्लांट्स में स्टिग्मा स्टेरॉल मिलता है। रियल लाइफ एनोलॉजी भी उसी तरह है, पानी से भरे टब में तैरती प्लास्टिक बॉल्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिपिड्स के बीच प्रोटीन्स तैर रहे हों। अब सेकेंड बड़ा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक स्मार्ट सीव की तरह काम करती है। ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, इसमें एनर्जी नहीं लगती। सिंपल डिफ्यूजन में छोटे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सीधे मेम्ब्रेन पार कर लेती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर या चैनल प्रोटीन की मदद लगती है, लेकिन फिर भी एटीपी नहीं लगती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चीजें लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, इसीलिए एटीपी एनर्जी लगती है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है Na पंप, जिसमें 3 सोडियम आयन सेल के बाहर और 2 पोटेशियम आयन अंदर जाते हैं, और इसमें एटीपी जरूरी होती है। शॉर्ट ट्रिक याद रखो, पैसिव इज फ्री की राइड, हाई टू लो एनर्जी नहीं। एक्टिव पैसा लगेगा, यानी एटीपी लो टू हाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी याद रखो, वाटर की डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल होती है, और शुगर चेन सेल की पहचान होती है। बस यही पूरा फ्लो इस पेज का है जो प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया में होती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए एनिमल सेल्स की फिक्स्ड शेप नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स की शेप फिक्स्ड होती है। अब इसके फंक्शन समझो। पहला, ये सेल को फिक्स्ड शेप देता है। दूसरा, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। तीसरा, ये एक बैरियर की तरह काम करता है, अनवांटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देता। जैसे गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड हर किसी को अंदर नहीं जाने देता। अब कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गे में सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनिन्स और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। ट्रिक CGMC। फंगी में चाइटिन, ट्रिक से याद करो। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन, प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब यंग और मैच्योर सेल वॉल समझो। यंग सेल में केवल प्राइमरी वॉल होती है, जो थोड़ी इलास्टिक होती है, जिससे सेल आसानी से ग्रो कर पाता है। जब सेल मैच्योर होता है तो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरह सेकेंडरी वॉल बनने लगती है। सेकेंडरी वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड होती है, इसके बाद सेल का ग्रोथ लगभग रुक जाता है। अब मिडल लेमेला, 2 एडजेसेंट प्लांट सेल्स के बीच एक सीमेंट जैसी लेयर होती है, जिसे मिडल लेमेला कहते हैं। ये लगभग पूरी तरह कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, और दोनों सेल्स को मजबूती से जोड़कर रखती है। और इसी वॉल के आर पार छोटे छोटे चैनल्स होते हैं, जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं।
ये दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को जोड़ देते हैं ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके। बिल्कुल दो घरों के बीच बनी एक खिड़की जैसा, जहां सीमेंट तो दीवार को मजबूत बनाए रखता है, लेकिन एक रास्ता भी होता है आपस में सामान देने लेने का। यही पूरा फ्लो है। सेल वॉल शेप और प्रोटेक्शन देता है, फिर सेल ग्रो और मैच्योर होते हुए सेकेंडरी वॉल बनाता है, और दो सेल्स के बीच मिडिल लेमेला उन्हें जोड़कर लगती है, और प्लाज्मोडेस्माटा उनके बीच कम्युनिकेशन और मटेरियल एक्सचेंज कराती है। अगर तुम इसी फ्लो में याद रखोगे तो इस पेज से आने वाले कई ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। इसी कोऑर्डिनेटेड ग्रुप को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। मतलब सब मिलकर एक ही पाथवे में काम कर रहे हैं। जैसे एक असेंबली लाइन होती है, यहाँ चार कोर ऑर्गेनेल्स आते हैं: गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, लाइसोसोम और वैक्यूल। इन्हें जर्ल वी ट्रिक से याद करो: जी गोल्गी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल लाइसोसोम, वी वैक्यूल। ये चारों एक सीक्वेंस में जुड़े हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा। याद रखने वाली वेरी इंपॉर्टेंट बात: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इनके फंक्शंस इन चारों से डिपेंड नहीं करते। वो अपने अलग काम करते हैं: एटीपी बनाना, फोटोसिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह। यही इस पेज का कोर मैसेज है। ईआर गोल्गी लाइसोसोम की फ्लो में काम होता है, और यही मिलकर बने हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे। एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दो। फैक्ट्री में अलग अलग वर्कर्स होते हैं, लेकिन सब एक सीक्वेंस में काम करते हैं। यही एनालॉजी है। ईआर एक इंटरनल मेम्ब्रेनस नेटवर्क है जो सेल के अंदर बहुत बड़ी मेम्ब्रेन सरफेस बनाता है। ईआर दो टाइप का होता है: रफ ईआर और स्मूथ ईआर। रफ ईआर की सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसीलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरी तरफ स्मूथ ईआर पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए ये लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। एग्जाम पॉइंट: रफ ईआर प्रोटीन, स्मूथ लिपिड्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को पैकेजिंग और डिस्पैच सेंटर समझो। ईआर से बनी चीजें यहाँ आती हैं, गोल्गी उन्हें मॉडिफाई करता है, सॉर्ट करता है और सही जगह भेजता है, चाहे सेल के अंदर हो या बाहर। लाइसोसोम सेल का डाइजेस्टिव बैग है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स और पुराने सेल पार्ट्स को तोड़ देते हैं। वैक्यूल मुख्य रूप से स्टोरेज का काम करता है: पानी, आयंस, न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट। प्लांट सेल्स में बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है। एक छोटा सा एक्स्ट्रा बॉक्स दिया है, याद रखो: फंगाई की सेल वॉल चिटिन की, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन, प्लांट्स में सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। नीचे बुक लाइन का मतलब: यूकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं और वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। थमरी एक लाइन में: प्रोटीन्स और लिपिड्स ईआर में बनते हैं, गोल्गी उन्हें पैक करके सही जगह भेजता है, लाइसोसोम वेस्ट तोड़ता है, वैक्यूल स्टोर करता है। यही है पूरे पेज का लॉजिकल फ्लो और कोर कॉन्सेप्ट।
जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मिडिल लेमेला, लिपिड बाइलेयर अरेंजमेंट, प्लाज्मोडेस्माटा, एल्गल सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन, सेकेंडरी सेल वॉल वगैरह। जब तुम बोलो मैं इसी पेज का पूरा फर्स्ट सेल वॉल क्रिटिकल क्वेश्चंस PYQ, इसमें लिखा है कि एनसीईआरटी की जिन लाइनों से 2023 नीट में प्रश्न आया था वही यहाँ दिए हैं और एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। क्वेश्चन 1, अगर आयंस को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस। ध्यान दो, अगर कोई चीज लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है तो नेचुरल फ्लो के अगेंस्ट जा रही है, इसके लिए एनर्जी मतलब एटीपी लगती है, इसीलिए आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डायग्राम में लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन और एटीपी भी दिखाया गया है। अब क्वेश्चन 2, नेबरिंग सेल्स को जो लेयर जोड़कर रखती है यानी सीए पेप्टेट वाली, वो कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेमेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही जवाब है मिडिल लेमेला। यही कैल्शियम पेप्टेट की बनी ब्लू लेयर होती है जो दो सेल्स को चिपका कर रखती है। अब अगला भाग है P11, सेल स्ट्रक्चर क्रिटिकल MCQs। क्वेश्चन 1 पूछता है लिपिड बाइलेयर में लिपिड्स का सही अरेंजमेंट कौन सा है? यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि पोलर हेड पानी को पसंद करता है इसलिए बाहर रहेगा, नॉन पोलर टेल पानी से दूर भागती है इसलिए अंदर की तरफ रहेगी, तो हेड बाहर टेल अंदर। ऑप्शन 2 सही है और वहीं डायग्राम में भी दिखाया गया है। ट्रिक भी दी है, हेड बाहर टेल अंदर। अगला सवाल, साइटोप्लाज्म किससे कनेक्ट होता है और सेल को कौन सी लेयर जोड़कर रखती है? साइटोप्लाज्म जोड़ने वाले चैनल होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा और जो जोड़कर रखती है वो है मिडल लैमेला। याद रखो, पहले रास्ता फिर ब्लू। अगला सवाल एल्गी की सेल वॉल से है। एनसीईआरटी में है कि एल्गल सेल वॉल में सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मैनन्स होते हैं, CGM। पेप्टिडोग्लाइकन केवल बैक्टीरिया में मिलता है, एल्गी में नहीं, तो आंसर है पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट। डायग्राम में एल्गी और बैक्टीरिया की सेल वॉल कंपेयर भी की गई है। आखिरी सवाल सेकेंडरी सेल वॉल पर है। यंग प्लांट सेल में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है जो फ्लेक्सिबल होती है ताकि ग्रोथ हो सके। जब सेल मैच्योर हो जाता है तो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होती है। डायग्राम में भी यही फ्लो दिखाए है, बाहर मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल और सबसे अंदर सेकेंडरी वॉल। यही पूरा पेज का ऊपर से नीचे तक पूरा डीप टाइप